लेकिन सबसे पहले खबर पड़ोसी देश नेपाल की। भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कहा करते थे, कोई सेना का जवान ये कहे कि मैं मृत्यु से डरता नहीं हूं तो मान लेना कि या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गुरखा है। बरसों नेपाल की पहचान यही रही, लेकिन नेपाल के नेताओं और उनके लालच ने देश की इज्जत को तार तार कर दिया। उन्होंने नेपाल को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, ऐसा खेल खेला कि जनता फट पड़ी। लेकिन नेपाल जैसे हालात इस वक्त दुनिया के कई देशों में हैं, इसमें फ्रांस भी शामिल है। खबरदार करता सवाल यह है कि जनता मांगे मोर या फिर लोकतंत्र कमजोर। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले पूरे विश्व का ध्यान नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है, और नेपाल की तरफ केंद्रित हुआ है मतलब इस सभागृह में बैठे हुए आप सब पर केंद्रित हुआ है। 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात अपने पहले नेपाल दौरे में कही। नेपाल के नेताओं को नसीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब दी थी कि हिंसा से तंग आ चुकी जनता की भावनाओं को सम्मान करें, लेकिन नेपाल के नेताओं ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वंशवाद का ऐसा खेल खेला कि नेपाल में लोकतंत्र का ये प्रयोग आग की लपटों से घिर गया। क्या लोकतांत्रिक सरकारें जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही हैं? ये सवाल सारी दुनिया के जहन में गूंज रहा है। नेपाल के जलने के बाद सत्ता विरोधी आग 7,000 से ज्यादा किलोमीटर दूर फ्रांस तक दिखती है, जहां पर बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़क पर आ गए। खबरदार करता यह सवाल उठा कि लोकतांत्रिक सरकारें क्यों अपनी ही जनता के निशाने पर हैं। फ्रांस बंद का आह्वान लेफ्ट के दलों ने किया। इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया। सरकार के खिलाफ उतरे उपद्रवियों ने राजधानी पेरिस में पुलिस पर डस्टबिन फेंके। हंगामा करने वालों ने राजधानी पेरिस की सड़क पर आगजनी की, कई बसों को फूंक दिया। 1,000 प्रदर्शनकारियों ने गारे दू नॉर्ड रेलवे स्टेशन में जबरन घुसने की कोशिश की। पेरिस में एक स्कूल के पास कचरा जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया। फ्रांस में यह प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि वहां एक बड़े वर्ग को लगता है कि राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ है और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं। जिस तरह से कल्याणकारी योजना में कटौती करके सरकार ने खर्चों में कमी करके आर्थिक सुधार किए, उससे आम जनता खासकर मध्यम वर्ग और मजदूर निराश हैं। बजट कटौती हो रही है, यहाँ पे जो सोशल बेनिफिट है उसमें कमी आ रही है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और उसकी वजह से लोग परेशान हैं। और उसकी वजह से हमने देखा कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी काफ़ी जो है उससे आवाम नाला दिखाई देती है। और उसकी हमने देखा कि पिछले 1 साल के अंदर 3 वज़ीर आज़म जो है बरतरफ की गए। अब आज एक नए वज़ीर आज़म को जो है वो उन्होंने जो है ना नामजद किया है। फ्रांस में प्रदर्शन राजनीतिक अस्थिरता के बीच हुआ। सेबेस्टियन लेकॉर्नु वहां के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले 2 साल में 5वें प्रधानमंत्री का बनना लोकतांत्रिक सरकार को लेकर असंतोष को बताने के लिए काफी। फ्रांस की हालत इसलिए चिंताजनक है क्योंकि नेपाल का भी यही हाल था। जनता में अपनी सरकारों को लेकर जबरदस्त गुस्सा है और ये गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। नेपाल के नौजवानों ने अपनी ही संसद को आग लगा दी, सुप्रीम कोर्ट जला दिया, 4 बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर फूंक दिया, राष्ट्रपति का घर नहीं छोड़ा, 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों को नहीं बख्शा, 4 बार के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी जो अभी मौजूदा सरकार में विदेश मंत्री रही, उन्हें घर में घुसकर पीटा। इतना कुछ करके भी जब गुस्सा शांत नहीं हुआ तो नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने उस जगह को आग के हवाले कर दिया जहां सरकार उनकी तकदीर लिखा करती थी।
खबरदार करता सवाल है कि नेपाल में जनता का गुस्सा शांत क्यों नहीं हो रहा। नेपाल की जनता सब कुछ जला देने पर आमादा क्यों है। नेपाल के वित्त मंत्री को मारती जनता बताती है कि नेपाल की लोकतांत्रिक सरकारें और नेता जनता की सेवा में बुरी तरह विफल हुए हैं। जनता का आक्रोश इतना कुछ करके भी खत्म नहीं हुआ। हमारे को इस करप्शन से छुटकारा चाहिए, कुछ नया नया चाहिए हमको, नहीं नया यूथ चाहिए हमको, इसलिए कर रहे थे। वो केपी चोर को तो हम मारना चाहते थे, अब क्या बोले, वो चला गया उधर, कहाँ चला गया नहीं, देश छोड़ के भाग गया। और सारे नेता को तो हमने पकड़ लिया हमने। शेर बहादुर देउबा, उसका पत्नी का आरजू देउबा, उसका भी सबका घर सर सब जला दिया। नहीं, वो केपी ओली भाग गया, हमारा देश का प्रधानमंत्री। तो आम आदमी नेपाल का केपी शर्मा ओली को ढूंढने लगा है। वो उन्हें पकड़कर सजा देना चाहता है ताकि भविष्य के लिए नेपाल में प्रधानमंत्रियों के लिए ऐसी नजीर पेश की जा सके कि वो जनता के पैसों पर बुरी नजर डालने से पहले 100 बार सोचे। बीते 72 घंटे से नेपाल ने जबरदस्त हिंसा देखी, प्रदर्शन देखा, सत्ता में परिवर्तन देखा, प्रधानमंत्री को बाहर जाते हुए देखा और पूरे पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, जिसमें संसद भवन शामिल था, उसमें उसके खिलाफ नाराजगी देखी। यही वो संसद भवन है जिसको आग के हवाले कल जनजी प्रदर्शनकारियों ने कर दिया था। लेकिन क्या नेपाल में स्थिति अभी भी काबू से बाहर है? इसका जवाब हम आपको इन तस्वीरों से दिखा के देते हैं। इस वक्त नेपाल की आर्मी ने नेपाल की पार्लियामेंट को अपने कब्जे में ले लिया है। अब इस इमारत को देखिए जो एक ऐतिहासिक महल रही है, जिसमें बरसों तक सरकार का कामकाज होता रहा। इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय समेत 20 से ज्यादा नेपाली मंत्रालय थे। इसका निर्माण 122 साल पहले शाही फैमिली ने कराया, लेकिन ये भी जला दी गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेपाल की लोकतांत्रिक सरकारें जनता की आकांक्षा की पूर्ति नहीं कर पाई, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में ही पहले खबरदार किया था। आप जब संविधान का निर्माण करेंगे, वो संविधान, और मुझे विश्वास है कि पीस प्रोसेस के गर्भ से एक ऐसा उम्दा संविधान जन्म लेने वाला है जो कोटि कोटि जनों की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने वाला है। पिछले 11 सालों में नेपाल की जनता का शोषण करती रही वहां की सरकारें इतना ज्यादा संवेदनहीन हो गईं कि जनता के वोट और लहू का महत्व ही मिट गया। लेकिन इस तस्वीर ने सालों से दबे गुस्से को ऐसा भड़काया कि जनता के आक्रोश का ज्वालामुखी फट पड़ता है। यह हादसा नेपाल में सोशल मीडिया ऐप पर बैन से पहले का है, जिसमें एक मंत्री का काफिला एक छात्रा को कुचलकर आगे बढ़ गया जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। बरसों से नेपाल के लोग नेता, मंत्री और उनके रिश्तेदारों की इसी तरह की हनक का सामना करते आए, लेकिन इस बार नेपाल के लोगों ने इसे सहने से इनकार कर दिया और फिर नेताओं को जान बचाने के लाले पड़ गए। तो नेपाल की लोकतांत्रिक सरकार और उनके अगुवाओं को जनता ने इसलिए अगवा कर लिया क्योंकि जिस जनता ने हिंसा को छोड़कर शांति को अपनाया, उसे बदले में नेपाल की सरकारों से धोखा मिला। नेपाल में लोकतंत्र का बीज फूटकर पौधे ने पेड़ का रूप तो लिया, लेकिन उसे वंशवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार की नजर लग गई। नेपाल के लोगों पर राज करने के लिए लोकतंत्र की दुहाई तो जरूर दी गई, लेकिन जनता का दिवाला निकल गया। सरकारों का यही चरित्र नेपाल से लेकर फ्रांस तक में लोकतंत्र पर सवाल खड़े कर रहा है। नेपाल की जनता ने संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जला दिया। इसकी वजह भ्रष्टाचार और वंशवाद के खिलाफ उनका गुस्सा बताया जा रहा है। जिस नेपाल का जीडीपी विदेशों में रहने वाले नेपालियों की भेजी जाने वाली मदद का मोहताज हो, उस नेपाल में केपी शर्मा ओली ने जमकर पैसा कमाया। स्विस बैंक तक में उनका खाता होने के दावे हुए। साल 2015 में केपी ओली के पास 14 तोले सोना और 4 लाख रुपए कैश थे, जो 3 साल बाद बढ़कर 18 तोला सोना और 32 लाख कैश में बदल गए। लेकिन 2025 तक आते आते दावा है केपी ओली 300 करोड़ के मालिक हैं। केपी शर्मा ओली की संपत्ति और चीन से कथित सांठगांठ पर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। ओली की संपत्ति में अप्रत्याशित इजाफे के पीछे चीन के साथ उनके गहरे कारोबारी रिश्ते जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वॉच एनालिसिस रिपोर्ट के अनुसार
चीन ने नेपाल में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री ओली को लगातार आर्थिक लाभ पहुंचाया। कहा तो यह भी गया कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस डील्स में चीन की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले ओली और उनके करीबियों ने करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती। ग्लोबल वॉच एनालिसिस का दावा है कि स्विस बैंक खाते में ओली के 41 करोड़ रुपए जमा हैं, जिससे उन्हें 1 करोड़ 8 लाख रुपए ब्याज के मिलते हैं, जबकि नेपाल में प्रति व्यक्ति आय 1,28,000 रुपए सालाना है। तो अगर आज नेपाल के लोग केपी ओली को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, उनके वित्त मंत्री को मारते हैं, तो इसकी वजह है ये भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार बढ़ाने में नेपाल की अस्थिर राजनीति ने खाद पानी देने का काम किया, जिसमें नेता आपस में बंदर बांट करते रहे, एक दूसरे की चोरी को छिपाते हैं। पिछले 2 दशक में नेपाल में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, खिचड़ी सरकारें ही रहीं। इसका फायदा नेताओं ने उठाया। नेपाल में 3 बड़ी पार्टियां रही हैं। पहली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी और तीसरी नेपाली कांग्रेस। साल 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी सबसे बड़ी पार्टी थी, तो 2013 में नेपाली कांग्रेस। वहीं 4 साल बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सबसे ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं 2022 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल और नेपाली कांग्रेस में आसपास की सीटें रहीं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये प्रतिशत में सीट शेयर है, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्यों नेपाल का ये हाल रहा। ये आंकड़े आपको देश में स्थिर सरकार का महत्व भी समझाते हैं, जिसमें सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करना पड़ता। नेपाल जैसे ही कुछ हालात इस समय दुनिया के अन्य देशों में भी हैं। इनमें ताकतवर देशों में शुमार फ्रांस भी शामिल है। जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया समेत मिडिल ईस्ट और अफ्रीका महाद्वीप के कई देश राजनीतिक अस्थिरता के द्वंद्व में ऐसे फंस चुके हैं जिससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। इन सभी देशों की समस्या भले ही एक हो, लेकिन कारण अलग अलग हैं। नेपाल जहां भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध की वजह से जल रहा है, तो फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता चुनावी बहुमत न मिल पाने की वजह से है। यहां पिछले 3 साल में 4 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। राष्ट्रपति मैक्रों की लोकप्रियता भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। ऐसा ही हाल जापान का है, जहां सत्ताधारी पार्टी हार चुकी है और पीएम शिगेरू इशिबा को अपना पद छोड़ना पड़ा है। थाईलैंड में शिनावात्रा परिवार के खिलाफ अदालत के फैसले ने मुसीबत खड़ी की है। तो इंडोनेशिया में आर्थिक सुधारों के लिए बढ़ाया गया टैक्स जनता को हजम नहीं हो रहा। मंगोलिया में प्रधानमंत्री के भ्रष्ट व्यवहार की वजह से इस देश में भी लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री एर्डोगन को अपना पद छोड़ना पड़ा। आर्मेनिया में यहां जून में बवाल तब शुरू हुआ था जब विपक्षी नेताओं को आतंकवाद के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। धर्मगुरु भी वहां पर गिरफ्तार हुए थे। इससे यहां का माहौल तनावपूर्ण है और जनता में लगातार असंतोष बढ़ रहा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी आंदोलन बुधवार को तीसरे दिन काफी हद तक थम चुका है। हिंसक प्रदर्शन रोकने के लिए सेना ने मंगलवार रात 10 बजे से पूरे देश का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। लेकिन सवाल है कि नेपाल में आगे सत्ता किसके पास होगी। अब आंदोलन जेन जी यानी युवाओं का है, तो ये नौजवान नेपाल में अपने मुद्दों को उठाने वाले चेहरे का चुनाव भी अपने तरीके से कर रहे हैं। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डिस्कॉर्ड, जो गेमिंग से जुड़े युवाओं का पसंदीदा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। इस पर नेपाल के नौजवान वोटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कौन हमारे मुद्दों को उठाएगा। कल हमने आपको बताया था कि इसी डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म से जेन जी वाले युवा तय कर रहे थे कि नेपाल में कहां-कहां प्रदर्शन करना है। तो आज वोटिंग कराई जा रही है, जहां नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे आया है। तो क्या सुशीला कार्की आगे नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं? उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है। 1979 में वकालत में अपना करियर शुरू किया था। सुशीला कार्की 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की मुख्य न्यायाधीश रही थी। सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसे न्यायाधीश के रूप में रही है जो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। तो सुशीला कार्की की ये तस्वीरें थी, क्या वो इस भूमिका में नजर आ सकती हैं? उनकी अपनी राय क्या है? जेन जी की वोटिंग अगर डिस्कॉर्ड पे हम कहते हैं, इस गेमिंग ऐप पर कहते हैं मैसेजिंग के जरिए,
तो ये कितना स्वीकार्य सबको होगा, क्योंकि वहां तो समूची जनता को हम समझ लें। अमित भारद्वाज हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधे काठमांडू से जुड़ रहे हैं। लगातार वहां की हिंसा की तस्वीरें आपके जरिए हम देख रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि अब जो आगे नेतृत्व की बात है उसे लेकर किस तरीके से आगे बढ़ने का सोच रहे हैं सब वहां पर? क्या इसी तरह की वोटिंग होगी? क्या जिन लोगों के नाम पर चर्चा हो रही है वो लोग खुलकर कुछ कह रहे हैं? देखिए श्वेता, मैं इस वक्त आर्मी हेडक्वार्टर्स से होकर आ रहा हूं, जो कि भद्रकाली में लोकेटेड है काठमांडू के अंदर। और वहां पे आप यकीन मानिए इस वक्त भी बड़ी संख्या में जेनजी प्रदर्शनकारी जो थे, जो एक्टिविस्ट का रूप अब ले चुके हैं, क्योंकि उन्होंने आज पूरे दिन नेपाल के अलग अलग शहरों में और खासतौर पे काठमांडू में जो प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका था उस मलबे को भी हटाते हुए दिखे थे। लेकिन वो अभी बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे। कारण ये था कि हेडक्वार्टर्स, आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर कई प्रतिनिधि मंडल जेनजी प्रदर्शनकारियों के अंदर गए थे और उसके बाद ये बात निकल के आई कि 6 सदस्यीय दल एक बनेगा, 6 मेंबर डेलीगेशन बनेगा, जो आगे का रोड मैप ढंग से तय करेगा, उसके सारे निटिग्रिटीज को ध्यान में रखेगा। और इसमें क्योंकि इंटरनली कई सारे नाम चल रहे हैं, उसमें सबसे मुखर रूप से सुशीला कर्की जो जस्टिस रही हैं, ईमानदार छवि है, उनका नाम निश्चित रूप से चल रहा है। उसके बाद युवा लीडर्स का भी नाम है। बलेंद्र शाह जो इंडिपेंडेंट राजनेता हैं, काठमांडू के मेयर हैं, उनका नाम है। एक नया नाम भी इस पूरे दौर में आगे आकर चल रहा है, हरक सम्पांग, वो भी पास के ही म्युनिसिपैलिटी एरिया के मेयर हैं। जिस तरह की छवि बलेंद्र शाह की है, लगभग वैसी ही छवि हरक सम्पांग की भी है। और वो अभी मैंने उनसे बात भी की, वो कह रहे हैं कि स्थिति देखिए नाजुक है, हम चाहते हैं नेपाल का एक बेहतर भविष्य यहाँ से तय हो। सुशीला कार्की को लेकर निश्चित रूप से एक सहमति बनती हुई दिख रही है। लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं श्वेता कि ये जेनजी जो असली में जेनजी एक्टिविस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि टाइमलाइन डिफाइन करना पड़ेगा कि वो 6 महीने के लिए आ रही हैं या 7 महीने के लिए, यानी कि महीना तक वो चाहते हैं बांध दिया जाए और इसके बाद री इलेक्शन हो, ये कमिटमेंट चाह रहे हैं। और री इलेक्शन में वो चाहते हैं सत्ता का स्थानांतरण अब नई पीढ़ी के हाथ में हो। कई नई पीढ़ी है, स्पष्टीकरण भी चाहिए, तत्परता भी चाहिए एक्शन में। और आप अहम बात बता रहे हैं कि वो पूरा टाइमलाइन जो है वो चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से और जिन नामों की चर्चा हो रही है उसमें एक बात को समझना सबसे जरूरी है कि ये सारे वो नाम हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में वहां पर अहम किरदार निभाते रहे हैं, मुखर रहे हैं। नेपाल में जल्दी शांति लौटे, लोकतंत्र स्थापित रहे, जनता की मांगें पूरी हों। 2 दिन आपने भी नेपाल में संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर बड़े बड़े नामी होटल्स तक जनता के गुस्से की आग में जलते हुए देखा होगा। हमें भरोसा है कि आपने इन तस्वीरों को देखकर ये नहीं सोचा होगा कि ऐसा कभी हमारे देश में हो। लेकिन भारत में कुछ लोग मानो इसी इंतजार में बैठे हैं कि आंदोलन के बाद जैसी अराजकता नेपाल में दिखी वो भारत में हो, यानी जो अराजकता चिंता का कारण होना चाहिए उसका कुछ लोग भारत में होने का इंतजार करने लगे। इसीलिए ऐसे लोगों से, ऐसी सोच से खबरदार करना जरूरी है। हमारे देश भारत में वो लोग कौन हैं जो चाहते हैं कि नेपाल जैसा विद्रोह हो जाए और यहां भी संसद जला दी जाए? नेपाल में जिस तरह से नेपाल की सरकार का मुख्यालय रात भर सुलगता रहा, ठीक इसी तरह की आग भारत में चाहने वाले लोग कौन हैं? नेपाल में जिस तरह से बड़े होटल तक आंदोलन के बाद अराजकता की आग में जलते रहे, तो भारत में वो लोग कौन हैं जो नेपाल का नाम लेकर चाहते हैं कि यहां भी लोग भड़क जाएं? कौन है वो लोग जो अपने सियासी स्वार्थ हित को पूरा करने के लिए नेपाल के मंत्रियों जैसा खतरनाक बर्ताव भारत में चाहने की दुआ करने लगे? इन सारे सवालों के साथ पहले आपको यह समझना है, क्या नेपाल आंदोलन से अराजकता की तरफ बढ़ गया? भ्रष्टाचार वाली सत्ता को हटाने के लिए युवा क्रांति करते नेपाल में आग में झोंकने वाली राह निकल पड़ी। जहां लोग पहले सरकारी खाद्य विभाग की इमारत से अनाज की बोरियां तक लूट कर ले जाते देखते हैं, और उससे भी पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में मॉल से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक से एसी, फ्रिज,
कपड़े, दूसरे घरेलू सामान की लूटपाट होने लगी। अब नेपाल की सड़कों पर सेना तैनात है और जनता है। इसके अलावा सभी चीजें, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो या सरकारी नगर निगम, सब कुछ बंद है, सब कुछ ठप है पूरी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ सेना है। ऐसे में जो लोग हैं यहाँ के, जो पहले कल हिंसा में भी शामिल थे, वो भी अब अपने हाथों में जिम्मेदारी संभाल ली है कि इसको साफ करेंगे नेपाल को। उन्होंने जो अपने नेपोटिज्म को ही देखा, जनता की बच्चों के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल अपने बच्चे के लिए ऐसा आराम की जिंदगी दे रहे हैं। करप्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि युवा के लोगों में इतना गुस्सा था, तो कई युवा विगत 10 साल से विदेश जा रहे हैं। तो जो बचे हुए थे, जो जेनजी ग्रुप हैं, जो 13 से 28 साल के युवा जो थे, उन्होंने एउटा प्रोटेस्ट का आह्वान किया और 2 ही दिन के प्रोटेस्ट ने इस तख्ता को पूरी तरह हिला के रख दिया। और आज हालात ये है कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री वो देश छोड़ के संभवतः भाग चुके हैं, नहीं तो किसी जगह छिपे हुए हैं। उस नेपाल में एक तरफ लुम्बिनी में मंगलवार की हिंसा के बाद बुधवार की सुबह बहुत से युवा अब फिर से अपने देश को वापस खड़ा करने में जुट गए। नेपाल तो वापस खड़ा हो रहा है, लेकिन जरा आप भारत के सोशल मीडिया में आई उन लोगों की पोस्ट पर गौर करिए जिनको अपने पड़ोसी देश में होते हिंसक आंदोलन पर चिंता नहीं, बल्कि ऐसी ही हिंसा अपने देश में होने की चाहत जागी है, जो अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के चक्कर में देश हित पर काली पट्टी बांध चुके हैं और चाहते हैं कि जिस तरह नेपाल में काठमांडू के भीतर हिल्टन होटल को जला दिया गया, कुछ इसी तरह भारत में हो जाए। इस इंस्टाग्राम पोस्ट के चंद कमेंट पर गौर करिएगा। लिखा है, इन इंडिया यूथ इज बिजी प्रोटेक्टिंग देयर रिलीजन, सैड ट्रुथ। दूसरे ने लिखा, सेम एनर्जी नीडेड इन इंडिया, गो हाई गाइज। तीसरे ने कहा, व्हेन विल बी इंडियंस वेक अप। ऐसा कहने वाले चंद लोग ही नहीं, नेता भी हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत। लिखते हैं, बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार हमें भी चिंतित कर रही है। हैशटैग नेपाल, हैशटैग इंडिया, हैशटैग बेरोजगारी, हैशटैग भ्रष्टाचार, हैशटैग युवा क्रांति। जितनी सीट कांग्रेस उत्तराखंड में लोकसभा में जीत नहीं पाती, उससे ज्यादा हरीश रावत हैशटैग लगाए बैठे। अब नेपाल के इस वीडियो को आज दोबारा याद करिएगा। ये नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को घर से निकालकर पीटने का वीडियो, जो नेपाल में उप प्रधानमंत्री भी हैं। इन्हें जनता ने कूदकर लात मारा और तब भारत में सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता अनुमा आचार्य, रिटायर्ड विंग कमांडर, इनकी सोशल मीडिया पोस्ट को देखी। लिखती हैं कि ऐसा ही सोचने में आया कि साड़ी में दौड़ना मुश्किल हो सकता है। कांग्रेस की प्रवक्ता नेपाल जैसी हालत भारत में मना रही है। इनके लिए सत्ता की सियासत इतनी बड़ी हो चुकी है कि खुद भी महिला होकर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम लिए बिना नेपाल जैसा हाल चाहती है। और ऐसा केवल लिखा ही नहीं जा रहा, बोला भी जा रहा है, आशंका भी जताई जा रही है। ये आग जो है वो करप्शन के खिलाफ है। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। और ये आग सरकार, मंत्री और मंत्रियों के बेटे जो फॉरेन विदेश में जो है ना, उनके खिलाफ भी है। मंत्री उनको सड़क पर पकड़ कर लोगों ने मारा है, घर जलाए हैं। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है। ये ऊपर ऊपर सब दिखा रहे हैं, लोग अंदर अंदर बहुत अस्वस्थ और असंतोषी है। तो सबको सावधान रहना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा, कभी क्या होगा। संजय राउत कहना यही चाहते हैं, जो नेपाल में हुआ वो भारत में हो सकता है। और कांग्रेस से जुड़े एक और नेता की इसीलिए पोस्ट देखिए, जो मना रहे हैं कि नेपाल जैसा भारत में हो जाए। लिखते हैं कि नेपाल में युवाओं ने विद्रोह किया, भारत में भी बेरोजगारी आग की तरह बढ़ती जा रही है। भारत के युवाओं के सब्र का इम्तिहान कब तक लिया जाएगा। अपनी राजनीति के लिए भारत में नेपाल जैसा सोचने वालों को भारत के लोकतंत्र की जड़ों का असल में अंदाजा नहीं। आइए अब इन्हें इसका पाठ खबरदार करके पढ़ाया जाए। नेपाल जैसी हिंसा भारत में चाहने की हल्की सोच रखने वाले ज्यादातर नेताओं की पोस्ट अगर सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो उनका जुड़ाव कांग्रेस से पाएंगे। वो कांग्रेस जो कहती है कि वो महात्मा गांधी का अनुसरण करती है। वो लोग भूल जाते हैं कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए असहयोग आंदोलन के दौरान क्या किया था।
इसीलिए पहले उन लोगों को चौरी चौरा कांड याद कराते हैं। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी, जब असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि भारतीय जनता अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में नेपाल की हिंसा को देखकर भारत में अपनी राजनीति के चक्कर में मुंगेरी लाल जैसा सपना देखने वाले भूल जाते हैं कि भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है। नेपाल 17 साल के लोकतंत्र की उम्र वाला देश है। यहां ऐसा संविधान है तो किसी को निरंकुश नहीं होने देता, लेकिन जो चंद लोग नेपाल की हिंसा वाली आग में अपनी आंखें भारत को लेकर चमका रहे हैं, वो भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन किसी मुद्दे पर अराजकता से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से होती है। इतिहास वाली क्लास से इसीलिए वो खबरदार हो जाएं। 1974-75 में याद करिए जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में चला जेपी आंदोलन, जिसके बाद 1977 का इतिहास याद करिए, इंदिरा गांधी की सरकार पलट जाती है। इसके बाद याद करिए 1988 से 1989 की राजनीति में जब राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगता है, देश भर में आंदोलन होता है, तब विपक्ष में केवल 110 सांसद थे और वीपी सिंह की अगुवाई में एक साथ पूरे विपक्ष ने राजीव गांधी के खिलाफ इस्तीफा दे दिया था। याद करिए, इसके बाद राजीव गांधी की सरकार चली जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ होता है। 2012 में देश की राजधानी दिल्ली ने निर्भया आंदोलन देखा है। पूरे देश में तब महिला सुरक्षा को लेकर चिंता के साथ लोग सड़क पर उतरे थे, और तब 2013 में दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार चुनाव में बुरी तरह विफल होती है। 2011-12 के दौरान देश में अन्ना आंदोलन चलता है। तब तत्कालीन यूपीए सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए आंदोलन चलता है। लंबा आंदोलन चला और फिर 2014 के चुनाव में मनमोहन सिंह की सरकार तीसरी बार सत्ता में जीतकर लौट नहीं पाती है। इसीलिए ऐसे लोगों को खबरदार करके बताना जरूरी है कि आंदोलन और विरोध का मार्ग लोकतांत्रिक होना जरूरी है। यही कारण है कि आजादी के बाद से हमारे यहाँ स्थिरता रही है, जबकि पड़ोसी देशों में उथल पुथल होती रही है। सत्ताधारी भ्रष्टाचारी न हो और आंदोलनकारी हिंसाधारी न हो, इन दो बातों पर हमेशा खबरदार होना जरूरी है, वरना नेपाल में जनता ने तो न पीएम रहे ओली को छोड़ा और न ही 4 बार प्रधानमंत्री पद पर रहे शेर बहादुर देउबा को, जिनके घर पर आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक पहुंचे। पता चला गुस्से की आग ने पूरा घर खाक कर दिया। हम इस वक्त नेपाल के धनगढ़ी में हैं और ये जो घर है ये नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा का है। धनगढ़ी में कभी उन्होंने घर खरीदा था, लेकिन जिस तरीके से भीड़ ने उनके घर को जला दिया है, आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। ये पूरा घर है जिसमें कि सारे सामान को बाहर निकाल करके जलाने की कोशिश की गई। घर को पूरी तरीके से रैंसैक, पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। और जो घर इस वक्त आपको इस जली हुई हालत में दिखाई दे रहा है, ये धनगढ़ी है। जी हाँ, यहाँ से कभी उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, उन्होंने ये घर खरीदा था और ये घर इस वक्त किस हालत में है आप अंदाज़ा लगाइए। अगर आप देखें चारों तरफ तो उनके सारे सामान बिखरे पड़े हैं। हमने आपको भी घर के बाहर का हाल दिखाया। भीतर जितने बेड हैं, बक्से हैं, लोगों ने लगता है पूरा बक्सा जो संदूक है उसे लूट लिया है। इस तरह की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। बेड पूरी तरीके से निकाला हुआ है। इसका मतलब है कि तोड़फोड़ के साथ साथ ज़बरदस्त तरीके से लूटपाट भी इसमें दिखाई देती है। हम आपको दिखाएं किस तरीके से जलाया गया है इस पूरे घर को। अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा। नीचे से लेके ऊपर तक कुछ नहीं बचा है, सब कुछ राख है। अपने कैमरा पर्सन संदीप दुबे से कहता हूं कि वो दिखाएं कि किस तरीके का दृश्य है। अगर जिस वक्त मॉब यहाँ पहुंची होगी, कैसा भयावह दृश्य यहाँ का रहा होगा। लेकिन शायद ये लोगों का गुस्सा है और जो आम लोग हैं उनका कहना है कि अगर इतने बच्चों की मौत नहीं हुई होती, जो जेनजी हैं जिन पर गोलियां चली हैं, अगर 20-22 बच्चों की, लड़कों की मौत नहीं हुई होती तो शायद ये गुस्सा नहीं पनपता। लेकिन उन मौतों ने इस
प्रधानमंत्री के घर पर जो गुस्सा दिखाया, आप अंदाज़ा लगाइए। चाहे छत देख लें, ज़मीन देख लें, खिड़कियां, दरवाजे, दीवारें, सब कुछ चीख चीख कर कह रही हैं कि किस हाल में उनका घर आ चुका है और किस कदर गुस्सा बरपा था आम लोगों का। नेपाल के धनगढ़ी में ये वो घर है जब कहा जाता है कि शेर बहादुर देवबा ने की पत्नी जब यहाँ चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने इस घर को खरीदा था और ये घर सचमुच अब लोगों के गुस्से का एक प्रतीक के तौर पर सामने है। संदीप दुबे के साथ कुमार अभिषेक, धनगढ़ी, नेपाल आज तक। अब बात डोनाल्ड ट्रंप की करते हैं, जिनके सुर भारत को लेकर नर्म हो रहे हैं। वैसे तो ट्रंप कब क्या करेंगे वो खुद भी नहीं जानते, लेकिन अमेरिका में जो हालात बन रहे हैं उससे आने वाले वक्त में टैरिफ को लेकर ट्रंप अगर भारत से समझौता कर ले तो जानकारों को इससे हैरानी नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि ट्रंप की लगातार अप्रूवल रेटिंग घट रही है। जनता से लेकर किसान तक सब ट्रंप को वोट डालने पर अब खुलकर अफसोस जताने लगे हैं। किसान भाई बहनों को उपहार इस त्योहार, खेती बाड़ी के साधनों पर जो प्री जीएसटी दौर में भारत में जहां खेती बाड़ी के किसानों पर टैक्स कम किया जा रहा है, 5%, तो अमेरिका में ट्रंप को चुनकर किसान पछता रहा है। क्योंकि रसोई की कई चीजों पर जो प्री जीएसटी दौर में टैक्स, भारत में जहां रोजमर्रा के सामान पर टैक्स से छूट दी गई, तो अमेरिका में महंगाई के तूफान से जनता हिली हुई है और डोनाल्ड ट्रंप निशाने पर है। अब आप देखिए, अमेरिका में ट्रंप का निकलना मुश्किल है। लोग उन्हें देखते ही उनकी हूटिंग करना शुरू कर देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो रास्ता अपनाया उसका खामियाजा अब अमेरिका के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप के टैरिफ की वजह से अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई में इजाफा हुआ है, मंदी आने का डर अमेरिका में सताया जा रहा है। जनता परेशान है और ट्रंप को बार बार अपने फैसलों से होने वाले फायदों का यकीन दिलाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि अमेरिका कितना बड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप का हर पासा उल्टा पड़ रहा है, इसलिए उनके सुर भारत को लेकर लगातार नरम होते जा रहे हैं। इससे अमेरिका और भारत के रिश्तों में सुधार की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जिन्हें ट्रंप के टैरिफ की नजर लग गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दोस्ती के संबंध में नया पोस्ट किया है और लिखा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका का दोस्त बताया था और चीन रूस के साथ उसकी बढ़ती करीबी पर कहा था कि भारत कहीं नहीं जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार नरम होते सुर का भारत भी लगातार जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के पोस्ट पर कहा, हमारी टीमें इन चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के लिए भी उत्सुक हूं। हम दोनों देशों के लोगों के लिए एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार भारत को लेकर दबाव बढ़ रहा है। जिस तरह से चीन में मोदी, जिनपिंग और पुतिन में नजदीकी दिखी, उसके बाद ट्रंप को अमेरिका के ही एक्सपर्ट्स ने आड़े हाथों लिया। इसके अलावा भारत ने जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार किया, रिफॉर्म का रास्ता अपनाया, उसने ट्रंप को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को खोने की अहमियत समझा दी। जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं, उसी भावना पर चलते हुए कल भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ा निर्णय किया है और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है, सरल हो गया है। 27 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसने यूक्रेन संघर्ष के बीच भारत के रूसी तेल की निरंतर खरीद के परिणाम स्वरूप शुरुआती 25% टैरिफ को 2 गुना कर दिया। इसी के बाद भारत अमेरिका के रिश्तों में तल्खी बढ़ गई थी। टैरिफ का भारत पर तो कोई असर नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अब ये सब उल्टा पड़ गया है। अमेरिका में 12 मार्च के बाद से लगातार ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग घट रही है, यानी 181 दिनों से ट्रंप पिछड़ रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप अपने कोर मुद्दों पर भी जनता का भरोसा नहीं जुटा पा रहे, चाहे फिर वो अपराध हो या फिर इमिग्रेशन। ट्रंप की नीतियां जनता को पसंद नहीं आ रही। विदेश नीति, इकोनॉमी और कारोबार को लेकर ट्रंप की सबसे ज्यादा आलोचना जनता में हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ की धमकियों से भारत नहीं डिगा, लेकिन दुनिया के बाकी देश ऐसा नहीं कर पाए। इसमें दक्षिण कोरिया भी शामिल है, जो अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है। ट्रंप ने इसका खूब फायदा उठाया और पहले एक तरफा समझौता किया, अब दक्षिण कोरिया का अपमान किया है। दक्षिण कोरिया को ट्रंप ने मजबूर किया कि वो अपने यहां अमेरिकी सामान पर 0 टैरिफ लगाए। वहीं अमेरिका में दक्षिण कोरिया के सामान पर 15% टैरिफ लगाया गया है। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया को मजबूर किया कि वो अमेरिका में 44 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की हामी भरे और इसके बदले में ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के अमेरिका में काम करने गए मजदूरों को अपमानित करके बेड़ियों में दक्षिण कोरिया भेजा। इससे दक्षिण कोरिया की मौजूदा सरकार की खूब आलोचना भी हुई है। दक्षिण कोरिया अमेरिका में फैक्ट्री लगवाने में मदद करेगा, लेकिन अमेरिका दक्षिण कोरिया के कारोबारी विशेषज्ञों को अपने यहां आने का वीजा नहीं देगा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप ने दक्षिण कोरिया में अमेरिकी अड्डों की जमीन पर भी दावा ठोका है। वो चाहते हैं कि दक्षिण कोरिया अमेरिका को यह जमीन दे दे। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि दक्षिण कोरिया अपनी सुरक्षा को लेकर अमेरिका पर निर्भर है। इसीलिए आत्मनिर्भरता इस दुनिया के मौजूदा माहौल में सबसे अहम चीज बन गई। डोनाल्ड ट्रंप के धोखे का शिकार एक और देश हुआ है, उसका नाम है कतर। वही कतर जिसने ट्रंप को तोहफे में अरबों का हवाई जहाज गिफ्ट किया, लेकिन उसी पर इजरायल ने हमला कर दिया तो अब वो अमेरिका से नाराज है। पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बात की और दोहा में हुए हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की। पीएम ने कहा कि भारत कतर के भाईचारे वाले राज्य की संप्रभुता के उल्लंघन की निंदा करता है। और अब आपको हम देश के बेरोजगार युवाओं के हक में खबरदार करेंगे, क्योंकि हमारी मुहिम है देश के नौजवानों का रोजगार चोरी नहीं होने देंगे, खबरदार करेंगे। बेरोजगार युवा किसी भर्ती परीक्षा में बार बार क्यों धक्का खाते हुए जाने के लिए लाचार होते हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? आज हमें इसकी एक वजह पता चली। अभी शनिवार इतवार को उत्तर प्रदेश में पीटी परीक्षा हुई, जिसमें 20 लाख नौजवान ट्रेनों में किसी तरह सीट खोजकर, दबकर, घुसकर परीक्षा देने जाते दिखे। राज्य कोई भी हो, लाचारगी ऐसी ही दिखती है। वजह है भर्ती परीक्षा करा के परिणाम देने के नाम पर लटकाए रखना, जैसे यूपी में आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती के साथ हुआ। परिणाम के बावजूद नियुक्ति के लिए लटके बेरोजगार हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन करते दिखे। उत्तर प्रदेश में कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन ट्रेन पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पर हजारों यात्री देखते हैं। ये किसी पर्व त्योहार के वक्त घर जाने वाली भीड़ नहीं है, ये वो बेरोजगार हैं जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी SSSC के तहत होने वाली भर्तियों की प्रारंभिक पात्रता परीक्षा देने के लिए निकले। 2 दिन तक चली इस परीक्षा के लिए 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा। हालांकि परीक्षा देने करीब 20 लाख लोग पहुंचे। लाखों बेरोजगार तमाम सरकारी सहायता के दावों के बीच ट्रेन रुकने पर बोगियों में किस तरह लड़ते, भिड़ते, घिसटते दाखिल होते हैं। जहां बेरोजगार युवा भी परेशान होते हैं, आम यात्री भी। ट्रेन से जा रहे थे, बहुत भीड़ है, मन तो कर नहीं रहा है, पर देखिए जैसे तैसे जाएंगे। और बस से भी भीड़ है। किस चीज की परीक्षा देने आए थे? पेट की परीक्षा है। गया जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक इतनी रश इतना बढ़ गया है, इसमें पब्लिक इतनी बैठ गई है और एसी काम नहीं कर रहा है। मैं खुद बीपी का मरीज हूँ, मेरे को परेशानी हुई, मैं नीचे उतर के आ गया हूँ। मैं कैसे जाऊँ? मुझे लगता है ऐसे कि लौट के जाना पड़ेगा, मेरे को कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ेगा, मुझे लौट के जाना पड़ेगा। आज की कंडीशन तो यही हो रही है। पिछले 2 दिन में लगातार यही हाल उत्तर प्रदेश में कई जगह दिखा है। लोग किसी भी ट्रेन में, किसी भी हालत में बैठकर नौकरी पाने के पहले पड़ाव वाली परीक्षा देने के लिए खिड़की तक से घुस कर जाते दिखते हैं। और ये तस्वीरें नई नहीं, ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश हो या कोई भी दूसरा राज्य हो, सरकारी नौकरी के लिए कितना बड़ा संघर्ष है। एक सरकारी नौकरी पाना लाखों लोगों के बीच में भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा है। जहां सरकारें तो खुश हो जाती हैं ये कहकर कि भर्ती परीक्षा करा रहे हैं, लेकिन हालत देखिए। रेलवे स्टेशन पर रात में वो बेरोजगार युवा जल्दी भर्ती परीक्षा पास करके नौकरी का सपना संजोए जमीन पर सोते दिखते हैं।
एक चादर या फिर 20 रुपए की पॉलीथीन खरीद कर बिछाया लेटकर, ताकि सुबह यहीं से उठकर फिर परीक्षा केंद्र जाएंगे। हम लोग यूपी SSSC पेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और हमारा सेंटर मथुरा दिया है। हम लोग यहाँ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें खागा से आया, पूरे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट का मथुरा सेंटर भेजा है और ये बहुत ही मतलब गलत है। सेंटर अगर देना था तो 150-200 किलोमीटर की दूर में देना चाहिए था। हम लोगों को दिक्कत होती है, 500 किलोमीटर है और 500 किलोमीटर का मतलब है कि हम लोगों को कम से कम 18-15 घंटे से सफ़र करना पड़ता है और बहुत भीड़ है। ट्रेन में इतनी भीड़ है, अगर एक डिस्ट्रिक्ट का सेंटर इन्होंने भेजा है मथुरा, तो एक स्पेशल ट्रेन भी चलनी चाहिए अगर उनको भेजा है। ऐसी परेशानी में चुपचाप परीक्षा देने जाते बेरोजगार केवल कानपुर में ही नहीं दिखते हैं। कितने की लिए ये 20 रुपए की। 20 रुपए की, इसी पे सोएंगे सब लोग। कहाँ से आप लोग आए हैं? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। यह सुविधा बहुत हुई है सर, यह सुविधा बहुत हुई है सर आने में। दीपक कुमार। क्या कहना चाहते हैं बताइए। सर बस में खड़े होके आए हैं सर, अगर जो है ट्रेन वाले चाहते तो बस में चढ़ा नहीं देते, बड़ी मुश्किल से चढ़ा गया है। हो सकता था चोट भी लग सकती थी, बहुत बच्चे रह भी गए हैं वहाँ पे स्टेशन पर, बहुत मुश्किल से कुछ बच्चे पहुँचे हैं। लाखों लोग आगे भी यूं ही परेशान होकर एक एक नौकरी की आस में इस तरह धक्के खाते रहेंगे। ये बात दुख के साथ हमें क्यों कहनी पड़ रही है? इसीलिए अब लखनऊ में प्रदर्शन करते इन युवाओं को देखिए, इनसे मिलिए, इनके हक में आप खबरदार करिए। जिनके हाथ में अब तक नियुक्ति पत्र होना चाहिए था, वो उत्तर प्रदेश सरकार के सामने हाथ में कटोरा लेकर अपनी नौकरी की भीख मांगने के लिए मजबूर छोड़ दिए गए। लेकिन क्यों? यूपी ITI इंस्ट्रक्टर 2022 प्रोविजनल भर्ती कहां आती है? यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत ये भर्ती आती है। 2022 में इसका ऐड आता है जनवरी के महीने में। लटकते लटकते भटकते भटकते एग्जाम होता है, DV होती है। कुछ लोगों का 1500 बच्चों का इनमें हो जाता है, तो कुछ अटक जाते हैं किन्हीं कारणों की वजह से। उन कारणों पर काम करने के लिए सरकार तो कहती है, सरकार की मंशा तो साफ होती है, लेकिन उन काम में भी महीनों लग जाते हैं। कटोरा लेके क्यों बैठी हैं? सर हमें लगा कटोरा लेकर शायद भीख में ही नियुक्ति पत्र हमें दे दिया जाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों, मान लीजिए 90% लोगों को तो दे ही दी गई ज्वाइनिंग, जबकि हमारी विज्ञप्ति, नियुक्ति और हमारा एग्जामिनेशन सब एक था। फिर भी हम लोग अभी यहाँ पे ऐसे बैठे हुए, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सोचा शायद कटोरा भीख ही मांग ले तो शायद इन लोगों को पता चले, चलो भीख में ही दे दें, क्योंकि इनको लगता है ये हमारा अधिकार नहीं है। हो सकता है हम लोग गलत हो कि ये हमारा अधिकार है नियुक्ति लेना। फरवरी 2022 में विज्ञापन निकलता है, हम लोग फॉर्म भरते हैं, उसके बाद 22 से लेकर 24 तक ये लोग सोते रहते हैं। उसके बाद जब हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तब जाकर ये हमारा एग्जाम कराते हैं। मतलब भर्ती निकलती है और उसके बाद 2 साल एग्जाम ही नहीं होता है? 2 साल कोई एग्जाम नहीं होता है। ये एग्जाम डेट देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कुछ कतिपय कारणों के कारण आपकी परीक्षा निरस्त कर दी गई। तो आदमी पढ़ के सिलेबस भूल भी जाएगा। बिल्कुल सर, और इस भर्ती के लिए हम पहले ही 5 साल मेहनत करते हैं, 5-6 साल हम पहले मेहनत करते हैं, उसके बाद ये विज्ञप्ति निकलती है, उसके बाद फिर हम 5 साल इंतजार करते हैं। सोचिए, आपका बेटा या बेटी ऐसे पढ़कर भी अगर नौकरी के लिए संघर्ष करे तो क्यों ना इन्हें खबरदार किया जाए। ये उत्तर प्रदेश में ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती से जुड़े लोग हैं, जिसके 2406 पद पर नौकरी निकली। घिसट कर दावा है 1500 लोगों को किसी तरह नियुक्ति पत्र बांटा गया, बाकी को लटका दिया गया। नतीजा, बेटियां हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन कर रही हैं और यूपी SSSC कहता है जल्द इन्हें नौकरी दे दी जाएगी, और जब तक इन्हें अब नौकरी नहीं मिलती, इनके हक के लिए आज तक खबरदार करता रहेगा।